Hello everyone, welcome to Magnet Brains in the Medium. This is Palak Rakhani, your English educator. Dear class 8 students, as you all can see in this video, we are going to discuss chapter number 1, I Wonder के multiple choice questions की. Chapter यानी ये basically एक poem है, कविता है, जिसको हम already पढ़ चुके हैं पिछले 3 वीडियोस में, यानी explanation, question answers and exercises we have already covered. So don't worry if you guys have missed something. Description में full playlist link दी गई है या फिर previous video करके, वहाँ पे आप पिछले videos देखिए, पढ़िए. एंड अब आ जाइए इस छोटे से क्विज पे. नाउ दिस वीडियो इज इन फॉर्म ऑफ अ क्विज, जितना हमने पढ़ा है उसको टेस्ट करने का. सो एमसीक्यू यानी एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शन में से कोई एक होगा करेक्ट आंसर. तो उसके लिए आपके पूरे चैप्टर के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. उनको क्लियर करके आओ एंड कहाँ दोगे आंसर? कॉमेंट सेक्शन में. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. सो लेट्स बिगिन विद द क्विज वेरी क्विकली. एक चीज मैं बता देती हूँ, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, जिनको नहीं पता है कैसा चलेगा. सो यू कैन सी at the bottom there is a comment section. okay, total 10 number of questions यहाँ पे रहेंगे. क्विज टाइप का फॉर्मेट है. आपको कमेंट सेक्शन में आंसर कैसे देना है, जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 दिखा, 1 लिखना, डैश लगाना, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है, मोस्ट करेक्ट लगता है, ए बी सी डी, वो लिख देना. जैसे मान लो सी लिख दिया मैंने, पूरा ऑप्शन नहीं लिखना है, सिर्फ आपको ए बी सी डी करके बता देना है. ओके, आंसर लिखते जाना, मैं कुछ सेकंड बाद आंसर बताऊंगी सो दैट यू कैन चेक. सो क्विज फॉर्मेट में क्या होता है, हमारी तैयारी जो है और भी स्ट्रांग होती जाती है. ओके, चलिए बिगिनिंग विद क्वेश्चन नंबर 1. द पोएट ऑफ द पोएम आई वंडर इज ए जीनी कर्बी, बी विलियम शेक्सपियर, सी जॉन कीट या डी जॉन फॉस्टर. पोएट यानी क्या भाई, कवि कौन है? जो हमने कविता पढ़ी है आई वंडर, बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोएम है जो आश्चर्य यानी जिज्ञासु इंसान के ऊपर है कि वो कैसे चीजें पूछता है. तो ये किन्होंने लिखी है? आई ऑलवेज टेल नेम ऑफ द पोएट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इज इट ए, बी, सी और डी? गिविंग यू फ्यू सेकेंड एंड बहुत फास्ट टाइपिंग करते हो, जल्दी से आंसर बता दो. चलो, सो एज यू ऑल नो करेक्ट आंसर इसमें से क्या है, बहुत ही स्वीट सा नाम है इनका, ए जीनी कर्बी जो है हमारी पोएट है इस लेसन की, यानी इस पोएम की. सो ऑप्शन ए होता है करेक्ट आंसर. कुछ इस फॉर्मेट में 1A करके आप लोगों ने आंसर दिए होंगे, एंड जिसका आंसर गलत हो कोई बात नहीं, आप जो है अब से इस चीज को याद करेंगे. ओके, ऑलराइट, गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 2 एंड फटाफट से बताओ मुझे इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 सेज इन द फर्स्ट स्टैंजा द नरेटर वंडर्स व्हाई द ग्रास इज डैश, ए फ्रेश, बी प्लांट, सी ग्रीन, डी शॉर्ट. वेरी सिंपल है. पोएम के फर्स्ट स्टैंजा यानी शुरू की 4 लाइनों में जो नरेटर है, जो पोएम बताते हैं, वो क्या वंडर करते हैं कि ग्रास क्या है. व्हाई द ग्रास इज डैश, ए फ्रेश, बी प्लांट, सी ग्रीन या डी शॉर्ट. सो काफी आसान सा आंसर है, और अगर ये आंसर आ गया तो आपके मतलब मुट्ठी में 1 मार्क्स बिल्कुल मिल गए आपको. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्रीन. व्हाई द ग्रास इज ग्रीन, कि जो ग्रास है हरी कलर की क्यों होती है. सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. होपफुली सभी ने इसका आंसर सही दिया होगा. If so, then moving on to question number 3. This is a very important question. सब इसका आंसर सही देंगे. The given poem is based on dash. A fear, B curiosity, C sadness या D joy. Given poem यानी जो कविता हमने पढ़ी है I wonder, वो किस पे बेस्ड है? बेस्ड का मतलब क्या होता है, बेसिकली थीम क्या है पोएम का, होता है ना, जैसे या तो ये डर की पोएम है, इसमें कोई डर रहा है, क्यूरियोसिटी यानी कोई जिज्ञासु है, सैडनेस यानी दुखद कविता है, जॉय यानी खुशी वाली कविता है. सो इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि पूरी पोएम में जो नरेटर है सवाल पूछ रहा है कि भाई घास हरी क्यों है, और मून जो है आधा क्यों है, क्रिसेंट क्यों है ना, विंड दिखाई क्यों नहीं देती है. तो ये सवाल का मतलब क्या है, वो क्या है, जिज्ञासु है. एंड जिज्ञासु यानी क्या, समवन हु इज क्यूरियस. तो ये पोएम किस पे बेस्ड है, क्यूरियोसिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. Okay, hopefully everyone must have answered this. Moving on to question number 4. Question number 4 says the narrator is probably a or an dash, A man, B woman, C old person या D child. So जो हमने हमारी पोएम में डिस्कस किया था कि एग्जैक्टली तो नहीं दिया है, लेकिन अनुमानन लाइक प्रोबेबली नरेटर कौन है, एक आदमी है, एक औरत है, एक बूढ़ा इंसान है या फिर एक बच्चा है. सो बहुत ही ऑब्वियस बात है यार, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे दिमाग में काफ़ी सवाल आते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स हमारे पास और कुछ करने को नहीं है, नए नए धरती पे हम आए हैं,
तो हम आसपास देखते हैं कि यार ये चिड़िया अपना घोंसला कैसे बना रही है, या स्टार्स चमचमा कैसे रहे हैं, किसने उनका लाइट जलाई है. सो दीज ऑल क्वेश्चंस यूजुअली कम अंडर द माइंड ऑफ अ चाइल्ड. सो द नरेटर इज प्रोबेबली अ चाइल्ड, एक छोटा बच्चा है. सो क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर इज डी. ओके, वंडरफुल. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5. Whose missing bit the narrator is looking for? Whose missing bit यानी bit का मतलब क्या होता है? छोटा टुकड़ा. टुकड़ा यानी छोटा सा किसी चीज का हिस्सा. तो कविता में पोएट जो है किसका मिसिंग बिट, किसका टूटा हुआ टुकड़ा जो है ढूंढ रहा है? ए सन, बी पेपर, सी मून या डी ग्रास. इन चारों में से किसका टूटा हुआ टुकड़ा ढूंढ रहा है? सो दिस इज वेरी इजी. ये देखो, ये क्या है? चांद है. कैसा मून है? फुल मून है. लेकिन एट अ टाइम हम ये भी देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है, मून के अलग अलग फेजेस. सो दिस इज क्रिसेंट मून. तभी तो तुम बड़े हो, तुम्हें पता है ये कैसे वर्क करता है सब कुछ. बट यहाँ पे हमें पता है मून तो पूरा है, बस दिखाई ज्यादा दे रहा है. लेकिन बच्चे को थोड़ी ना पता. बच्चे को लगता है कि मून का ये पार्ट जो है टूट जाता है, तो वो टूटा हुआ पार्ट कहाँ चले जाता है एंड फिर से वापस आता है. तो किसके टूटे हुए पार्ट को ढूंढ रहा है नरेटर? हमारा सी मून के. ओके, सो दिस बिकम्स योर करेक्ट आंसर. कितना मजेदार होता है ना एमसीक्यूज के साथ साथ हम कहीं ना कहीं हमारे चैप्टर को भी रिकॉल करते जाते हैं. सारा चैप्टर आपका बार बार रिवाइज होता है. एंड मार्क माय वर्ड्स, अगर इस तरह से आप इंग्लिश पढ़ेंगे ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. पूरा टाइम बचेगा आपके पास बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए. चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का बताइए आंसर मुझे. व्हाट इज द एडजेक्टिव यूज्ड फॉर क्लाउड्स इन दिस पोएम? दिस इज अ गुड क्वेश्चन. क्लाउड्स वर्ड पोएम में यूज किया गया है. इसके लिए एडजेक्टिव. नाउ एडजेक्टिव क्या होते हैं? विशेषण. विशेषण कौन? जो किसी की विशेषता बताएं. तो क्लाउड्स की विशेषता बताने के लिए पोएम में एग्जैक्टली कौन सा वर्ड यूज किया है? इज इट ए फ्लफी, बी वाइट, सी डेंस या डी नन ऑफ द अबव? ए, बी, सी या डी में से पोएम में क्लाउड को बताने के लिए, विशेषता बताने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? तो देखते ही सबको आंसर आ जाएगा यार. ए फ्लफी है, क्योंकि हमें कैसा लगता है यार, क्लाउड्स कैसे हैं? कॉटन बॉल्स जैसे हैं. कॉटन बॉल कैसे है? मस्त फ्लफी फ्लफी सी होती है. तो यहाँ पे वही बताया है कि फ्लफी क्लाउड्स करके पोएम में कहा गया है. ओके, चलिए मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 सेज हु विल नॉट टेल द आंसर्स इवन इफ ही नोज. तो याद कीजिए, पोएम की आखिरी 2 लाइनों में जो है नरेटर कहता है कि शायद अगर उन्हें आंसर पता भी हो ना, फिर भी वो मुझे नहीं बताएंगे. तो यहाँ वो कौन है ना? सो इज इट ए मॉम, बी गॉड, सी पोएट या डी डैड? तो चेहरे पे मुस्कान आ गई मैम. इट्स वेरी ऑब्वियस. यहाँ पे ही कौन है? नरेटर के पापा. कि क्या वो बोलता है कि ये मेरे सारे क्वेश्चन तो हैं, तो क्या हुआ अगर पापा को सारे आंसर पता हो और वो मुझे नहीं बताए? तो लास्ट में वो डाउटफुल हो जाता है. तो डी डैड इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी गुड. क्वेश्चन सेज हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट. ये लाइन हमारी पोएम की है. आपको बताना है इस लाइन में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लो आउट. ब्लो आउट का मतलब क्या है? एंड हम पिछले सेशन यानी एक्सरसाइजेज में मैं आपको ग्रामर समझा चुकी हूँ. ब्लो आउट एक टाइप का फ्रेजल वर्ब है. फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? वो क्रिया होती है जो वर्ब और प्रेपोजिशन को मिला के बनते हैं एंड उनका एक मीनिंग निकलता है. ओके, वर्ड और प्रेपोजिशन को. जैसे क्रिया हो गई ब्लो करना, तो उसके साथ मैंने लगा दिया ब्लो आउट. क्रिया हो गई ब्लो करना, उसके साथ मैंने प्रेपोजिशन लगा दिया अवे. तो इन सब के अपने खुद के मतलब अलग अलग होते हैं. ओके, सो बताओ मीनिंग ऑफ ब्लो आउट क्या है? ए इम्प्रेस ग्रेटली, बी टू एक्सटिंग्विश, सी टू डिफेम समवन या डी टू प्रेज वनसेल्फ. तो आपको तो ये पता भी चल जाएगा पढ़ते हुए. हु लाइट्स द स्टार्स. सितारों को रोशनी कौन लाता है? व्हेन दे ब्लो आउट. ब्लो आउट यानी जब उनकी रोशनी बुझ जाती है, विच मीन्स बी टू एक्सटिंग्विश. एक्सटिंग्विश का मतलब ही क्या होता है? बुझना. ओके, वेरी क्लियर. ऑल राइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. होपफुली सभी क्विज में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे बता रहे हैं. अब बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर. व्हाट इज नॉट क्वाइट राउंड. क्लियरली इन द पोएम कहा गया है कि ऐसी कोई चीज जो पूरी तरह से आकार में गोल नहीं हो. ए स्टार्स, बी क्लाउड्स, सी रेनबो या डी मून. सो आई थिंक इजी पीजी लेमन स्क्वीजी वाला क्वेश्चन है ये. हमने कहा है मून के अलग अलग फेजेस होते हैं. क्रिसेंट मून होता है, हाफ मून दिखता है, अलग अलग टाइप के मून्स होते हैं. तो वो हमेशा राउंड नहीं रहता है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मून.
Okay, so I hope you all are ready for your last question, question number 10, which says, according to the poem, what is never seen? यानी कविता के अनुसार ऐसी क्या चीज है जो हम कभी नहीं देख सकते? A, wind, B, cloud, C, rainbow, D, none of the above. तो सिंपल सी बात है, रेनबो तो यार दिखता ही है हमें, तो ये तो क्या ही है ना, सतरंगी रेनबो। क्लाउड भी दिखते हैं, लेकिन विंड जो है हमें कभी नहीं दिखती, हवा। और जो हवा आपको दिखती है कभी कभी तूफानों में, वो क्यों दिखती है? क्योंकि उसमें डस्ट पार्टिकल, धूल मिट्टी मिल जाते हैं, तो पार्टिकल मिलने की वजह से दिखती है, लेकिन नॉर्मली हवा नहीं दिखेगी। अभी आप बैठे हो, सांस ले रहे हो, लेकिन हवा दिख तो नहीं रही है ना। सो विंड इज नेवर सीन, सो ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। होपफुली सभी स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिए होंगे। आपके 10 में से कितने स्कोर आते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं जान पाऊं मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। आप देख सकते हैं, कोई भी वीडियो लेक्चर आपका मिस हो जाता है तो आप हमारी वेबसाइट से लेक्चर्स देख सकते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी अवेलेबल हैं, इंग्लिश में भी जो है सारे वीडियोस हैं। सो कीप लर्निंग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।